नमस्ते। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझने जा रहे हैं, द इंटर वॉर इकोनॉमी। बिल्कुल। मतलब दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच का समय और उस दौरान दुनिया की इकोनॉमी में क्या-क्या बड़े बदलाव आए। और हम इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन आगे चलकर यूपीएससी या दूसरे स्टेट एग्जाम्स के लिए भी मतलब बहुत जरूरी है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। ये वॉर मुख्य रूप से यूरोप में लड़ी गई थी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। हाँ, दो पावर ग्रुप्स थे। एक तरफ एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएस भी शामिल हुआ। और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। ठीक है। लेकिन इस युद्ध की सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात, इसको ध्यान से समझना, ये थी कि ये दुनिया का पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर मतलब इसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और केमिकल वेपन्स। हाँ, और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। ये सब चीजें ये इंडस्ट्रीज में बन रही थी। अच्छा। इसलिए इसमें डिस्ट्रक्शन भी आप सोचिए कितना ज्यादा हुआ होगा। फिगर्स तो काफी शॉकिंग है। करीब 9 मिलियन लोग यानी 90 लाख लोग मारे गए और 20 मिलियन 2 करोड़ लोग घायल हुए। और मरने वालों में ज्यादातर वर्किंग एज के पुरुष थे। इससे तो यूरोप में काम करने वालों की एक तरह से कमी हो गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब घर के कमाने वाले पुरुष युद्ध में चले गए या मारे गए तो परिवारों की इनकम कम हो गई। बिल्कुल। और इस कमी को पूरा करने के लिए औरतों को आगे आना पड़ा। उन्होंने वो काम भी किए जो पहले सिर्फ पुरुष करते थे, जैसे कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज में। एग्जैक्टली। तो एक सोशल चेंज भी आया। युद्ध ने देशों के बीच के आर्थिक रिश्तों को भी तोड़ दिया। ब्रिटेन जो पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर था, यानी दूसरे देशों को कर्ज देता था, हाँ, उसे युद्ध के लिए अमेरिका से इतना कर्ज लेना पड़ा। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक मेजर टर्निंग पॉइंट। क्या? युद्ध के बाद अमेरिका एक इंटरनेशनल डेटर यानी कर्जदार से एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। ओह, मतलब अब दुनिया अमेरिका से कर्ज ले रही थी। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमी का पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो गया। तो युद्ध के बाद इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाना बहुत मुश्किल रहा होगा, खासकर ब्रिटेन के लिए। हाँ, बहुत मुश्किल था। एक तो उस पर अमेरिका का बहुत बड़ा कर्ज था, और दूसरा ये कि उसे इंडियन मार्केट में अपना पुराना दबदबा हासिल करने में भी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, शुरू में एक छोटा सा इकोनॉमिक बूम आया था, है ना? आया था। युद्ध के बाद चीजों की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। हाँ, लेकिन ये बूम जल्दी ही खत्म हो गया। हाँ, बहुत जल्दी। ब्रिटेन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। 1921 तक हर 5 में से एक ब्रिटिश वर्कर बेरोजगार था। That's a huge number. It is. तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा था? वहां भी क्राइसिस था। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गेहूं यानी वीट के उत्पादक। राइट। युद्ध से पहले ईस्टर्न यूरोप गेहूं का एक बड़ा सप्लायर था। ठीक है। युद्ध के दौरान वहां प्रोडक्शन रुक गया तो इसका फायदा कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उठाया और प्रोडक्शन बढ़ा दिया। मेक सेंस। उन्होंने एक मार्केट गैप फिल कर दिया। हाँ, अब सोचिए युद्ध के बाद क्या हुआ। ईस्टर्न यूरोप ने भी फिर से गेहूं उगाना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल। इससे मार्केट में गेहूं की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई जिसे ग्लट कहते हैं। मतलब बाढ़ आ गई गेहूं की एक तरह से। और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो कीमतें गिर जाती हैं। एग्जैक्टली। गेहूं के दाम क्रैश हो गए और किसानों की इनकम मतलब बिल्कुल खत्म हो गई। तो एक तरफ ब्रिटेन स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हाँ, 1920s में वहां जबरदस्त ग्रोथ हुई और इसका एक बड़ा कारण था मास प्रोडक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड और उनकी टी मॉडल कार। बिल्कुल। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये क्या था? हर वर्कर एक ही काम बार बार करता था और कार एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती रहती थी। इससे काम बहुत तेजी से होता। कितनी तेजी से? उनकी फैक्ट्री में हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। 3 मिनट्स? यस। लेकिन ये काम वर्कर्स के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा। हाँ, इसलिए बहुत से वर्कर्स नौकरी छोड़ देते थे।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेनरी फोर्ड ने जनवरी 1919 में वर्कर्स की डेली वेज डबल करके $5 कर दी। डबल। इससे तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई होगी। यही तो उनका बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन साबित हुआ। कैसे? क्योंकि अब वर्कर्स के पास इतने पैसे थी कि वो खुद भी कार खरीद सकते थे। ओह, अच्छा। इससे मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजम्पशन यानी बड़े पैमाने पर खरीदारी भी शुरू हुई। मतलब लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पर चीजें खरीदना शुरू कर दिया। हाँ, हायर परचेज, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। अमेरिका में आई ये खुशहाली, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1929 के आसपास दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गई, द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला AI को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो द ग्रेट डिप्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसी महामारी थी जिसमें प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड सब कुछ कोलैप्स हो गया। यस। इसके कारण क्या थे? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, जैसा हमने गेहूं के केस में देखा। राइट। सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई कि कीमतें गिर गईं और किसान बर्बाद हो गए। करेक्ट। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण था अमेरिका द्वारा लोन्स वापस लेना। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है। 1928 के बाद अमेरिका के इन्वेस्टर्स वो थोड़ा डर गए और उन्होंने दूसरे देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। और जो देश अमेरिकन लोन्स पर निर्भर थे वहां संकट आ गया। यूरोप में बैंक फेल हो गए, करेंसी की वैल्यू गिर गई। इसका असर तो फिर अमेरिका पर भी पड़ा होगा। भयानक असर हुआ। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 4000? और 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां ठप हो गई थी। बेरोजगारी चरम पर थी। तो अब देखते हैं कि इस महामंदी का भारत पर क्या असर हुआ। भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी, इसका असर यहाँ भी हुआ। कैसे? 1928 से 1934 के बीच भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कम हो गए होंगे। लगभग आधे हो गए। आधा? वाओ। हाँ। और सबसे ज्यादा परेशानी हुई किसानों को। क्यों? गेहूं जैसी चीजों की कीमत 50% तक गिर गई। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किसानों से लिया जाने वाला टैक्स यानी रेवेन्यू कम नहीं किया। ओह, तो उनकी इनकम आधी हो गई पर टैक्स उतना ही रहा। एग्जैक्टली। इससे किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, बंगाल के जूट यानी पटसन के किसान। हाँ। जूट से बोरियां बनती थी जो एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है। जब एक्सपोर्ट बंद हो गया तो कच्चे जूट की कीमत 60% से भी ज्यादा गिर गई। कर्ज में डूबे किसान और भी गरीबी में फंस गए। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसानों को अपनी बचत, जमीन और यहाँ तक के सोने चांदी के गहने भी बेचने पड़े। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट इज। इस दौरान भारत से भारी मात्रा में सोने का निर्यात यानी एक्सपोर्ट हुआ। और इस सोने ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को सुधारने में मदद की। हाँ, लेकिन भारतीय किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसी परेशानी और असंतोष के बीच महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि महामंदी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्या संबंध था? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसका असर शहरी भारत पर कम था। हाँ, कम था। जिनकी फिक्स सैलरी थी या जमींदार जिनको फिक्स्ड किराया मिलता था, उन्हें तो फायदा हुआ क्योंकि चीजें सस्ती हो गई थी। हाँ। तो उनके लिए तो अच्छा था। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। फिर अमेरिका में मास प्रोडक्शन के दम पर एक बूम आया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। और उसके बाद आई 1929 की महामंदी, जिसके मुख्य कारण थे ओवर प्रोडक्शन और इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम का कोलैप्स हो जाना। और इस महामंदी ने भारत के किसानों पर बहुत बुरा असर डाला और भारत की स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रभावित किया। आज के लिए बस इतना ही। अब एक सवाल आपके सोचने के लिए। अगर 1920 में अमेरिका में हायर परचेस या आसान इंस्टॉलमेंट्स का सिस्टम इतना पॉपुलर न हुआ होता, तो क्या द ग्रेट डिप्रेशन इतनी बड़ी और गहरी होती? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पर जरूर सोचना। अगली क्लास में मिलते हैं।